हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एंड क्लासिफिकेशन होता कैसे है उस पर बेस्ड आपने न्यूमेरिकल करा। और डिसीजन ट्री में जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग वाली, उसके बारे में आपने जो है वो पढ़ा। ठीक है। एंड जो है ये समझा कि देर आर सर्टन points on the basis of which my decision tree contribute to the overfitting and which can be avoided, or we can prevent our decision tree to get from overfitting। उसमें आपने कहा कि कंस्ट्रेंट लगा दो, डिसीजन ट्री को पूरा सॉल्व मत होने दो, क्योंकि यदि वो पूरी सॉल्व हो गई, उसकी फितरत में है पूरा सॉल्व होना, पूरा एक्सप्लोर होना, मत होने दो उसे, उसको डेप्थ दे दो, यहीं तक सॉल्व होना। स्प्लिटिंग में भी क्राइटेरिया लगा दो, ठीक है, इससे ज्यादा मत होने दो तो बच जाओगे। इस बीच में जो मैथ्स हमने इस्तेमाल करी डिसेंट्री को लेकर, कहा कि भाई देखिए क्या है, आपकी ट्री स्प्लिट होती है क्राइटेरिया पर बेस्ड, और इसको हम स्टेट के हिसाब से समझे। स्टेट बोले तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि जब किसी में अनस्टेबिलिटी होगी, उसके पास हाई एनर्जी स्टेट होगी, तभी तो वो स्प्लिट होगा, नहीं तो वो क्यों स्प्लिट होगा। ठीक है। तो अभी मेरा डेटा अनस्टेबल है। अनस्टेबल को मैंने नाम दिया कि उसमें इम्प्यूरिटी है मेरे डेटा में, यानी कि जो टारगेट है उसमें मिक्सअप है, यस नो दोनों मिला हुआ है। ना तो पूरा वो यस है, ना वो पूरा नो है, उसमें यस नो मिला हुआ है। हिट्रोजीनियस कलेक्शन है वो डेटा का। तो उसी के कारण इम्प्यूरिटी हुई, उसी के कारण अनस्टेबिलिटी हुई, और मैं इस अनस्टेबिलिटी को कम करना चाह रहा हूं। तो अनस्टेबिलिटी कम तभी होगी जब आप एनर्जी लूज करोगे, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ आओगे। और जो हम एनर्जी लूज करने की बात कर रहे हैं वही हमारे लिए इंफॉर्मेशन गेन है। तो एंट्रोपी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था, भाई एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द डेटा। तो जितने आपके पास हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, यानी जो टारगेट फीचर था उसमें यस और नो जो है आपको मिले, ठीक है, वही आपका हेट्रोजीनियस है, और यही आपकी अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहा है, बना रहा है। तो एंट्रोपी ये निकालेगा कि कितनी अनसर्टेनिटी है तुम में, कितना हेट्रोजीनियस हो तुम। ठीक है, वो तो हमें पता है, दिख रहा है कि तुम हेट्रोजीनियस हो, लेकिन आपकी अनसर्टेनिटी हम प्रोबेबिलिटी के बिहाफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके सामने आया -px log x, या -px log of px, ऐसा ये आया। और माइनस इसलिए है क्योंकि क्या होता है, लॉग के अंदर जब आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो ना, और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आने का चांस है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इसलिए आपने माइनस साइन बाहर लगाया। ठीक है। तो ये एंट्रोपी है, that is uncertainty in the data which represents the uncertainty in the data। ओके, तो ये एक क्राइटेरिया बन गया हमारे लिए ट्री को स्प्लिट करने का। एक और क्राइटेरिया जो है हमने लिया ट्री को स्प्लिट करने का, उसका नाम हमने जिनी बोला, और उसको लिख दिया 1 - p
आई का स्क्वायर, पी आई है ना आपके पास, यदि यस है नो है तो पहले यस की प्रोबेबिलिटी फिर नो की प्रोबेबिलिटी, वही चीज एंट्रोपी में भी होती है। एक्चुअली दिस इज समीशन, समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स से। वैसे ये भी है समीशन ऑफ, मतलब 1 - समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जिनी है। ऑल राइट, ट्री को स्प्लिट करने के ये दो क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक, आप कोई सा भी लगा सकते हो। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप यदि एंट्रोपी लगाते हो और यदि आप जिनी लगाते हो तो दोनों में सेम ट्री बनती हुई नजर आएगी। नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। अलग अलग ट्री बनती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, तो स्प्लिट करने का क्राइटेरिया ये दोनों हुआ, और इन्हीं को अप्लाई करते हुए आपने न्यूमेरिकल करा। और आई होप आपको बड़ा मतलब इजी सा न्यूमेरिकल था, क्लासिफिकेशन करना था, डेटा में पूरा कैटेगरिकल था वो। ठीक है, एंड आपने एक एक फीचर कंसिडर करा, जीनी निकाला, जिस पर सबसे कम जीनी वेटेड इम्प्यूरिटी या वेटेड जीनी सबसे कम आया, आपने उसको कंसिडर करा नोड। ठीक है, एंड आप ये करते चले गए जब तक आपको लीफ ना मिल जाए। लीफ पर स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, ये बात हमने आपको समझाई। ऑल राइट, अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। यस आयुष, आपको अभी भी कुछ लग रहा है डाउट तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझे, एंट्रोपी और जिनी और मतलब क्या है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन से ओवर। I think हाँ यस I पूछिए। got it. ठीक है, Yeah. ऑल राइट। सो आप इनका यूज करेंगे एंड डिसेंट्री बनेगी आपकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन भी पढ़ाया मैंने, और इंफॉर्मेशन गेन में ये कहा गया कि पेरेंट चाइल्ड में जब टूटता है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रोपी कम होती है। ठीक है, और हम ऐसे फीचर को ढूंढना चाह रहे हैं जिसकी एंट्रोपी कम हो जाए, जिसकी रैंडमनेस कम हो जाए, जो लीस्ट एनर्जी वाला हो जाए और स्टेबल बन जाए, तो वहां से हमें जानकारी ज्यादा मिलेगी। ऐसा फीचर ढूंढो आप। तो ये फीचर आप जिनी के केस में भी ढूंढ रहे थे, है ना, आपने पूरी टेबल बनाई थी। ठीक है, वहां भी ढूंढ रहे थे, यहां भी ढूंढ रहे हो कि ऐसा कौन सा फीचर मिल जाए मुझे जिसके अबाउट मैं ब्रेक कर दूं अपनी ट्री को। ठीक है, तो आपने इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला लिखा था कि पेरेंट की जो एंट्रोपी है, ठीक है, उसमें से चाइल्ड की एंट्रोपी को माइनस करना है, एंड दैट इज ऑल्सो वेटेड। वेटेड चाइल्ड की जो एंट्रोपी है उसको माइनस करना है, वेटेड एवरेज। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन गेन आएगी, ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट मैथ से इंफॉर्मेशन थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने मैथ्स के अंदर इसको दे समझना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन में ये यूज होती है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन इन डिसीजन ट्री। क्योंकि क्लासिफिकेशन अभी आपने देख लिया कि कैसे होता है, रिग्रेशन की बात करना चाहूंगा। ओके, तो भाई क्या है कि डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि दोनों काम करती है, क्लासिफिकेशन भी करती है, रिग्रेशन भी करती है। ओके, तो रिग्रेशन, अच्छा, ट्री का बिहेवियर तो वही है, इसको स्प्लिट होने का, इसका बिहेवियर वही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका बिहेवियर वही है तो ये रिग्रेशन कैसे कर लेगा। क्लासिफिकेशन में तो हमें आसान लगा कि आप ट्री को किसी क्राइटेरिया के अबाउट स्प्लिट कर रहे थे, और आखिरी में हमें कभी यस मिला, कभी नो मिला, कहीं यस मिला, कहीं नो मिला। तो आप यदि किसी पर्टिकुलर ब्रांच को या पाथ को फॉलो करोगे तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, यस या नो के फॉर्मेट में। तो क्लासिफिकेशन तो हमें समझ में आया, ये रिग्रेशन कैसे कर लेगा ये। तो आप याद करिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी मैंने कहा था कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का बिहेवियर तो वही है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन वो भी दोनों कर सकता है। आपने उसकी भी पूरी मैथ्स पढ़ी है, एसवीएम की। ठीक है, और एसवीएम ने क्या होशियारी करी थी, उसने जब क्लासिफिकेशन कर रहा था तब तो भाई वो इसको बोलता है हाइपर प्लेन, और जब वो रिग्रेशन कर रहा होता है तब बोलता है कि भाई ये रिग्रेशन लाइन है और मैंने एप्सिलॉन ट्यूब बनाया है।
ठीक है, आप देखो उसको, मतलब उसने टर्मिनोलॉजी बदल दी, बिहेवियर उसका वही है। ठीक है, और मैथ्स बदल दी उसने, क्लासिफिकेशन में अलग थी, रिग्रेशन में सेम बिहेवियर पे मैथ्स अलग कर दी, क्योंकि उसको डिटरमाइन कुछ और करना है, अब प्रिडिक्शन किसी और चीज का करना है। उसी तरीके से डिसेंट्री अपना बिहेवियर तो स्प्लिटिंग का ही रखेगा, क्राइटेरिया बदल देगा वो। अब क्राइटेरिया जिनी या एंट्रोपी नहीं होगा, क्राइटेरिया कुछ और होगा, स्प्लिट करने देखेंगे, बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, और रिग्रेशन जैसा कि आप जानते ही हैं, रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को जो टारगेट है वो कंटिन्यूअस इन नेचर है। ठीक है, टारगेट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और वो कंटिन्यूअस इन नेचर होगा टारगेट। जैसे कि आप हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट करते हो तो प्राइस है वो कंटिन्यूअस इन नेचर है। आप लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन का प्रोजेक्ट कर लीजिए, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, आप कोई भी ले लो, मतलब जिसमें टारगेट कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, वो आपका रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमारे डिसीजन ट्री अल्गोरिदम में ये रिग्रेशन कैसे परफॉर्म होगा उसके बारे में अब हमें डिस्कशन करना है। चलिए ठीक है। सो व्हाट आर रिग्रेशन ट्रीज? ठीक है, तो रिग्रेशन जो है दैट इज बेसिकली a decision tree that perform the task of regression which can predict continuous values instead of discrete। तो जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो डिस्क्रीट मतलब, यार यस नो वो कैटेगरी है। ठीक है, 1 0 होता तो डिस्क्रीट होता, तो भी क्लासिफिकेशन नहीं होता। लेकिन यदि कंटिन्यूस वैल्यू है तो रिग्रेशन है। और आपको यहां जो काम करना है वो करना है मीन स्क्वायर एरर, एमएससी। रिग्रेशन में एमएसई होता है बस। ठीक है, ये मेन इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, एमएससी। बाकी तो फिर आपने आरएमएससी, R2, मतलब R2 स्कोर ये भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो वो भी होते हैं, एमएससी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएई, तो ये सब पढ़ रखें, लेकिन मीन स्क्वायर एरर इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिसेंट्री क्लासिफिकेशन के अंदर आपने क्या करा था, व्हाट यू हैव सीन कि राइट नोड है, लेफ्ट नोड है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एंट्रोपी लगा रहे हो, इंफॉर्मेशन गेन लगा रहे हो, या जिनी लगा रहे हो, उसके अबाउट हिसाब से स्प्लिटिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब रिग्रेशन की बात होती है तो एमएससी निकलता है। एमएससी का मतलब आपने जैसे लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा था कि लेट अस सपोज वाईपी प्रिडिक्टेड है, वाई एक्चुअल है ना। वाईपी प्रिडिक्टेड आउटकम, कि मेरे मॉडल ने ये प्रिडिक्शन दिया, वाई ए एक्चुअल वैल्यू है, तो प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल ये होता है एरर। तो आपने ये कहा था कि देखो, क्योंकि मुझे इसको और ऑप्टिमाइज करना है, आगे सॉल्व करना है, तो मैं अच्छा, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये सब बातें मैंने समझाई है आपको। तो इसके उपरांत कहा गया कि स्क्वायर कर दो सर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा ही खत्म करो, कर दो स्क्वायर, और समीशन करो, दैट मीन्स कंसिडर ईच एंड एवरी एरर टर्म्स, और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। तो तभी ये बन जाएगा मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि इतना था एरर, इसका करा स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर एरर, और भाई बाद में इसका मीन ले लिया तो हो गया मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है। ओके, तो जैसे कहा गया कि y एक्चुअल वैल्यू है और y हैट प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो वी कैन ओनली केयर अबाउट द प्रिडिक्शन, देयर इज हाउ इट वेरीज विद द टारगेट, नॉट इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में वेरी कर रहा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को बस इतना कि डिफरेंस क्या है प्रिडिक्टेड और एक्चुअल में, बस इतनी बात करो आप तो। और स्क्वायर इसलिए कर दिया और सम ऑफ इसलिए कर दिया ताकि भाई मैं पॉजिटिव और बाद में इसको डिफरेंशिएट कर सकूं, है ना। ऑप्टिमाइजेशन में ये काम होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। आपने कर भी रखा, लीनियर रिग्रेशन का पूरा मैथ्स आप कर चुके हो। ठीक है, तो रिग्रेशन ट्री में, इन रिग्रेशन ट्री वी कैन डू सेम एज वी डिड इन द क्लासिफिकेशन, बस ही करना है अपन को जैसे क्लासिफिकेशन में करा था, लेकिन एक बात है, वहां एंट्रोपी फेंट्रोपी नहीं लेंगे अपन। ठीक है, रिग्रेशन में ये नहीं आएगा, यहां पर एमएससी आएगा।
ठीक है, एट ईच चाइल्ड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर रदर देन एंट्रोपी। इवेल्यूशन क्राइटेरिया बदल गया अब। ठीक है, तो सर बताओ फिर कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, कोई डेटा सेट ले लो तो उससे हमें मैथ समझ में आए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ डेटा सेट जिसमें दो वेरिएबल हैं। बोले तो क्या, कोई दो वेरिएबल है ऐसा, एक्स है और वाई है। एक्स मेरा फीचर है, वाई मेरा टारगेट है। ठीक है, और आप देखो वाई की वैल्यू ये कंटिन्यूस इन नेचर है, समझ में आ ही रहा है, 1, 1.2, 1.4, 1.1, 5.5, 6.1, 6.7, तो ये सीधी सी बात है, कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, तो ये मेरा डेटा सेट है। अब मेरे को इस पे लगाना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन, डीटीआर। ठीक है, इस पर रिग्रेशन लगाना। तो सर आपने जीनी का मना कर दिया, एंट्रोपी का भी मना कर दिया, वरना वहां तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते, ये देखते कि भाई 1 कितनी बार आ रहा है, 1.2 कितनी बार आ रहा है। यहाँ ये रिग्रेशन में ऐसा थोड़ी ना हो, ये कोई क्लासिफिकेशन थोड़ी ना, ये कोई डिस्क्रीट वैल्यू थोड़ी ना कि ये कितनी बार आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। तो सर फिर क्या करोगे भैया, फिर ये करेंगे, स्टेप बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा रिग्रेशन के लिए। रिग्रेशन के लिए ये है कि स्टेप नंबर 1, आप डेटा को सॉर्ट करो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, छोटे से बड़ा, सॉर्टेड। खैर अभी तो ऑलरेडी सॉर्टेड दिया है, यदि नहीं होता तो सॉर्ट करना पड़ता। ठीक है, वो करना पड़ता है, और ये वाली जो टेक्निक है ना, ये सीख जाओ आप, आगे वाली एल्गोरिदमों में भी ये लगेगा जहां रिग्रेशन की बात आएगी। ठीक है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यार ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, यदि नहीं होता ना तो सॉर्ट करना पड़ता, अभी तो है। ठीक, और फिर ये भाई कह रहा है कि सॉर्ट करने के बाद एवरेज लो आप तो। ठीक है, यू हैव टू टेक द एवरेज, then take the average of first two rows in the variable according to which the given data set we have to divide it into two parts। ऐसा करो आप, यानी ये भाई कह रहा है देखो, मैंने क्या बोला, डिसेंट्री अपना बिहेवियर नहीं छोड़ेगा, उसको स्प्लिट करना है डेटा को, तो उसको कुछ बहाना तो दो तोड़ने का। अब आप बोलोगे सर ये डेटा पे टूटेगा कहाँ, ट्री भी टूटने का क्या है, तो यार क्या गणित लगाइए, क्या मैथ्स लगाया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, सुनो बताते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ये जो पहली दो वैल्यू है ना 1 और 2, इनको ऐड करो, तो 1 + 2, इनका एवरेज कर लो बाय 2, यानी ये हो जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा 1.5, ऐसा हो जाएगा। तो इसने बोला कि भाई देखो 1.5 मेरी थ्रेशोल्ड, और मैं अपनी ट्री को इस थ्रेशोल्ड के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर लूंगा। कैसे, मैं बोलूंगा देखो, यदि वैल्यू 1.5 से छोटी तो इसको लेफ्ट में ले लो, और यदि वैल्यू 1.5 से बड़ी तो उसको राइट में ले लो। तो ऑब्वियसली ये जो 1 है ये 1.5 से छोटा, तो एक ट्री का पार्ट ये हो जाएगा, और बाकी जितनी सारी वैल्यू है भाई वो तो 1.5 से बड़ी ही है, तो एक ट्री का पार्ट ये हो जाएगा, ये, इसको अलग कर दो, ऐसा करना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। You are going to split the tree on the basis of average of the first two values. That's what you have to do. ठीक है, तो ये स्टेप लिखी गई यहां पर, मेंशन करा उन्होंने कि आप लेस देन 1.5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 करिए, दो पार्ट में तोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, तो भाई पार्ट ए में तो एक ही पॉइंट आया, ओनली 1 पॉइंट, जो कि पहली वाली रो है, 1 1 यही आया उसमें, और पार्ट बी में सारे पॉइंट आ गए रिमेनिंग। अब देखो क्या करना, now take the average of all the y values in part A and average of all the y values in part B। अच्छा रुको जरा भाई, पार्ट ए में y की जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज लो,
पार्ट ए में लो और पार्ट बी में लो, तो भैया पार्ट ए में तो एक ही वाई की वैल्यू है, इसका एवरेज लोगे तो भी 1 ही आएगा, वो तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। और पार्ट बी में इतनी सारी वैल्यूज हैं, ये 1.2, 1.4, 1.11, 5.5, 6.1, तो वो कह रहा है भाई इन सब का एवरेज लो, टेक द एवरेज ऑफ ऑल। तो ये सारी जो वैल्यू है ना पार्ट बी में, सब वाई की सबका एवरेज लो, और जो एवरेज आएगा उसको भी देखो क्या खेल करना है उसका, मैं बता रहा हूं। देखो, उसने कहा कि एवरेज ले लो, टेक द एवरेज ऑफ ऑल द वाई वैल्यूज। These two values are the predicted output of decision tree for less than 1.5 and for greater than 1.5। उसने कहा कि तुमने जो एवरेज निकालना है ना, ये आउटपुट है, ये प्रिडिक्टेड है। आपने बोला सर हमने कछु करा ही नहीं अभी तक, और तुम ऐसी प्रिडिक्टेड बोल गए एवरेज निकाल के ही। आपने बोला कि पार्ट ए की जो वैल्यू है उनका एवरेज करो, तो भाई वो तो आ गया 1, और पार्ट बी की जितनी वाई की वैल्यू उनका करो, यानी 1.2 प्लस 1.4 प्लस 1.1 प्लस 1 प्लस 5.6 प्लस जितना सबको करो, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है टोटल, 14 टोटल थी, एक हट गई तो 13 बची। तो जितनी सारी वैल्यूज हैं, जितना सम आ जाए उसको 13 से डिवाइड कर दो, और जो भी रिजल्ट आया उसको बोलो कि ये पार्ट बी का प्रिडिक्शन है, ये पार्ट बी का प्रिडिक्शन है। और फिर ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रिडिक्शन आए ना, ये पार्ट बी का प्रिडिक्शन है, उसी तरीके से पार्ट ए का प्रिडिक्शन आया है, तुम इनके करस्पॉन्डिंग एमएससी निकाल दो, यानी इसका एमएससी आ जाएगा और इसका एमएससी आ जाएगा। कैसे आएगा एमएससी, कैसे आएगा, अरे ऐसे आ जाएगा, ये देखो सुनो, आपको एक कॉलम और खींचो जरा यहां, ठीक है, एक कॉलम और खींचो यहां पर, तो आएगा ऐसे। हाँ, पार्ट ए का एक्चुअल भी 1, प्रिडिक्टेड भी 1, तो एरर क्या आया, वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल का स्क्वायर, क्या आया एरर, 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया। अब लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि ये जो पार्ट बी है इसका प्रिडिक्शन आया 5, लेट अस सपोज ये मान के चलता हूं 5 आया, तो भाई अब पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी के हर एक वैल्यू में से इस प्रिडिक्शन को माइनस करना है, ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, समीशन ऑफ वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल का होल स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाई एन, तो फॉर्मूला होता है। तो या तो 5 में से माइनस कर दो 1.2 का, या 1.2 में से 5 को, तो भी होना तो स्क्वायर ही हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहां करो 1.2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर करो 1.4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर यहां करो 1.1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5.5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो सबसे करो, सबसे करो, और बाद में एवरेज करो सबका, जितने भी जो भी रिजल्ट आए उसका एवरेज करो, तो दैट विल बी द एमएससी, मीन स्क्वायर एरर। यानी आपने प्रिडिक्शन के नाम पे क्या करा, जो वाई की वैल्यू थी उनका एवरेज करा, बोला यही प्रिडिक्टेड, दैट्स व्हाट यू सेड। और फिर बाद में आपने कहा कि ये जो आया है प्रिडिक्शन, एमएससी निकालो इससे, तो वो भी निकाल दिया, यू कैलकुलेटेड द एमएससी, ठीक है, वो निकाल दिया आपने। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, यू कैन आस्क द डाउट्स इफ यू आर हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड। यदि आपको लग रहा है कि कहीं सर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, कोई इतना टफ काम हुआ नहीं है, ठीक है, इतना छोटा सा डेटा है, और आपको स्टेप नंबर 1 मैंने बता दी है, ये देखिए, एनी डाउट ओवर स्टेप नंबर 1 यू कैन आस्क, ठीक है। तो अभी आपने ऐसा सॉल्व करा, उसके बाद ये कहते हैं स्टेप नंबर 2 पर जैसा स्टेप नंबर 1 में करा था, क्या करा था आपने, स्टेप नंबर 1 में आपने पहली दो वैल्यू का एवरेज लिया था और डेटा को तोड़ दिया था, ये करा था आपने स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 कह रही है कि तुम यही काम फिर करोगे, ऐसे ही काम करोगे तुम, अब तुम पहली दो नहीं लोगे, अब तुम दूसरी और तीसरी लोगे, दैट मीन्स यू विल टेक द वैल्यू सेकंड एंड द थर्ड, टेक द एवरेज,
एंड स्प्लिट द डेटा अकॉर्डिंगली। यही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, लेट मी टेक द इरेजर, अभी हटाओ इसको। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सर ये हो गया अब हमारा, ये 2 और 3 इन दोनों को लो। 1 और 2 तो तुम ले चुके हो, वो बात खत्म हुई स्टेप नंबर 1 पे। अब तुम 2 और 3 लोगे तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5/2 कितना होगा, 2.5। अब आपको कैसे डेटा को डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, अब आप बोलोगे भाई अब डिसेंट्री ब्रेक होगी 2.5 से जो छोटा है वो लेफ्ट में, और 2.5 से जो बड़ा है वो राइट में। उसको वैसे ही जैसे 1.5 का करा था ना, वैसे 2.5 का करना। ठीक है, तो भाई 2.5 से जो छोटा है, देख लो कौन छोटा है 2.5 से, ये मेरा पार्ट ए हो गया, और ये बाकी बचा हुआ मेरा पार्ट बी हो गया। अब क्या करना है ये भी आपको पता है। अब आपको जो पार्ट ए की वैल्यू है इनका एवरेज करना है, और उसको बोलना है कि तुम प्रिडिक्टेड हो। आपको पार्ट बी की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एवरेज करना है, उसको बोलना है कि तुम प्रिडिक्टेड हो पार्ट बी के लिए। फिर एमएससी निकालनी है, जैसे पहले निकाली थी वैसे फिर निकालनी है। ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, दैट इज व्हाट द स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये बात खत्म हुई। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 3 में व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप नंबर 3 में अब आपको 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, अब 3 4 करो। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2 यानी 3.5। 3.5 से छोटा, 3.5 से बड़ा, इन तीनों का एवरेज निकालो, बोलो कि तुम प्रिडिक्टेड हो ए के लिए। बाकी बच्चों का एवरेज निकालो, बोलो कि तुम प्रिडिक्टेड हो बी के लिए। एमएससी निकालो। यही कलाकारी करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, सारी स्ट्रेस में यही हुआ। और फिर वो कह रहा है कि तुम ये काम करते चलोगे तो कह रहा है ऐसे तुम्हारे पास n-1 एमएससी आ जाएंगे, इतने एरर कैलकुलेट हो जाएंगे तुम्हारे पास। 14 वैल्यूज थे तो 13 एमएससी आ जाएंगे आपके पास, मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि तुम दो को एवरेज करके चल रहे हो ना, एक दो है ना, ऐसा करके कर रहे हो तो। ठीक है, तो 13 आ जाएंगे आपके पास। अब फिर क्या करोगे, वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट बाय दिस, नाउ वी नीड टू चूज द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू स्प्लिट द डेटा सेट। मतलब तुमने एरर तो निकाल दिए, इतने सारे एमएससी आपने निकाल के रख दिए। अब आपको सिलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, ओके ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मेरे को सबसे कम एरर मिला है। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट्स व्हाट वी हैव टू फोकस। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेटा पॉइंट विच रिजल्टेड इन द लोएस्ट एमएससी ऑन द स्प्लिटिंग। आपने इतने सारे एमएससी निकाले, वो वाला पॉइंट छाटो जिसपे सबसे कम मिला। लेट अस सपोज आपको 5.5 था, दिस वाज द पॉइंट वेयर लेस्ट, सबसे छोटा एमएससी मिला। तो आपने 5.5 पर अपने डेटा को दो टुकड़ों में तोड़ा, एक 5.5 से छोटा, एक 5.5 से बड़ा। ठीक है, तो आप ये वाली रूट, उसको रूट नोड सिलेक्ट कर लोगे, जो गोइंग टू सिलेक्ट द रूट नोड, उसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बना लोगे, और ट्री इसी के आगे बढ़ेगी, बस दैट्स इट, काम खत्म हुआ। तो तुमने एमएससी निकाले एवरेज कर करके, पहले 1 2 का करा, फिर 2 3 का करा, फिर 3 4 का करा, फिर 4 5 का करोगे, फिर 5 6 का करोगे, ऐसे करोगे। जिसपे सबसे कम एमएससी आ रहा है, जिस पॉइंट पर सबसे कम है, वो वाली स्प्लिटिंग को फाइनल कर दो। इसी तरीके से भाई वहां पर भी यही करते थे क्लासिफिकेशन, लेकिन वहां एरर एमएससी नहीं निकालते थे, वहां एंट्रोपी निकालते थे, जीनी निकालते थे, और यही कहते थे जिसपे सबसे कम जीनी आया है उसको फाइनल कर दो, उस फीचर को सिलेक्ट कर लो, या उस स्प्लिटिंग को बोल दो कि यू 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 आर द बेस्ट स्प्लिटिंग। वैसे ही यहां कर रहे हैं, बस क्राइटेरिया बदल दिया। तो मैंने क्या बोला था, डिसेंट्री अपना बिहेवियर नहीं छोड़ता, हाँ वो
स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बदल लेगा, बनना तो ट्री ही है। ठीक है, तो वो भाई एमएससी लेके चल रहा है यहाँ। ओके, सो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द एल्गोरिथम इज डूइंग। क्या कर रहा है ये कह रहा है द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एल्गोरिथम इज टू फाइंड द पॉइंट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्प्लिट द डेटा इनटू टू पार्ट्स। है ना, मैंने क्या बोला, बिहेवियर, दो टुकड़ों में तोड़ना है उसको। कैसे? तो कहा कि भाई एमएससी लो और जिसका कम आ जाए बस उसके अबाउट तोड़ देना, और रिपीटेटिव फैशन में, क्या रिकर्सिव है ये, रिकर्जन कहते हैं इसे, हमारे कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन का। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, टूटता रहेगा ट्री। तो ये ट्री का टूटना, उसकी कंटिन्यूस जो है ये प्रोसेस को फॉलो करना हो, ठीक है, उससे आपके ये डिसीजंस बनते चले जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया भी कि लेट अस सपोज 5.5 पर वो ब्रेक हुआ तो उसका एमएससी इतना आया, 15 सैंपल थे टोटल, ठीक है, और जो वैल्यू आई है वो आई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या कह रहा है ये, 3.647। ठीक है, तो वो 15 सैंपल थे टोटल, और 5 पर, फिफ्थ वाले पर सबसे कम एमएससी आया है, तो 5 अलग कर दिए, ये 5 ये लेफ्ट में आ गए और 10 राइट में आ गए, टोटल 15 थे, है ना, टोटल 15 थे। तो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, यानी 5 इधर आ गए और 10 इधर आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अगेन इसको फिर स्प्लिट करा तो 6 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, ये 10 को स्प्लिट करा, 6 इधर आ गए, 4 इधर आ गए। अब आप बोलोगे सर यहाँ 5 सैंपल थे, उसको और कर देते, यदि हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेना पड़ती है अगेन, कि स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, या आपको एक पैरामीटर की वैल्यू लेना पड़ेगी, हाइपर पैरामीटर। जैसे अपन ने जो है क्लासिफिकेशन में भी बोला कि मैं डेप्थ दूंगा, कितने डेप्थ तक मेरी ट्री एक्सप्लोर होगी, उसी तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो कि कितने डेप्थ तक ट्री एक्सप्लोर होगी, पूरा नहीं करवाना ट्री को एक्सप्लोर। ये एक वन सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दिया है उसने कि देखो ट्री एमएससी निकालते निकालते इस तरीके से बनेगी। तो ये दो पार्ट में हो गई, फिर ये दो पार्ट में और ब्रेक हो गया। ठीक है, आपने हो सकता है दे रखा हो मिनिमम सैंपल स्प्लिट, यानी यदि आपने ऐसा दे रखा है कि मिनिमम 10 सैंपल होना चाहिए स्प्लिट करने के लिए, नहीं तो मत करना। और यहां पर यदि 5 सैंपल ही बचे हुए हैं तो वो भाई इसको स्प्लिट नहीं करेगा। कल ही एक हाइपर पैरामीटर आया था और मैंने समझाया भी था, आगे और आएगा डिस्कशन में। मिनिमम सैंपल स्प्लिट, कम से कम उतने सैंपल हो तो जाके ट्री को स्प्लिट करना, वरना मत करना, या आपके हाथ में, आप दे सकते हो। तो यहां पर 5 है, मान लो आपने 10 दिया तो स्प्लिट थोड़ी ना होगा। तो 10 था तो हो गया, अब 6 और 4 आ गया, अब और स्प्लिट नहीं होगा ये, क्योंकि मिनिमम सैंपल 10 थे ना, होना चाहिए थे तो जाके स्प्लिट होता, अब होगा नहीं। ठीक है, ये बात है। ओके, सो ठीक है, तो रिजल्टेंट जो प्रिडिक्शन है वो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, वो बता रहा है दिसियन बाउंड्री बना रखी है इसने, एक ये वाली जो काइंड ऑफ स्प्लिटिंग हुआ था उस हिसाब से है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑल वी आर डूइंग इज स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा, बस जहां पर एमएससी काम आ रहा है बस उसके अबाउट स्प्लिट कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, और कुछ भी कोई अलग नहीं लगा। और ये इटरेटिव प्रोसेस है, ये चलती जा रही है। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, ये लेटर सपोज यहाँ 10 पॉइंट्स मिल गए, तो वही 10 पॉइंट्स को अरेंज करना मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में, काम वही करूंगा मैं, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर वो दो का एवरेज लिया, फिर दो का एवरेज लिया, फिर दो का एवरेज लिया, फिर दो का एवरेज लिया, जिसपे एमएससी कम आ रहा है उसके अबाउट स्प्लिट कर दिया, काम वही करना भाई, कोई नया कुछ नहीं होने वाला। ये कह रहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो है वो है, ऐसे ही काम होता है। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अभी तो सर आपने एक ही एक ही वेरिएबल लिया था एक्स, आपके डेटा में सिर्फ एक्स था, एक ही वेरिएबल था और ये टारगेट था। मान लो आपके पास और बहुत सारे वेरिएबल हों, x1 x2 x3 x4, और टारगेट हो, नॉर्मली ऐसा ही होता है। मेरे पास एक डेटा में कोई एक फीचर थोड़ी ना होता, कई फीचर होते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा एक पे काम करा वैसे सब पे कर देंगे, काम तो वही होगा। what will happen if you are having multiple independent feature, यानी कि let us consider 3, ठीक है, सो एट ईच नोड ऑल द 3 वेरिएबल्स विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, है ना, सब पे प्रोसेस वही होगा। यानी पहले मैं क्या करूंगा, x1 को सल्टाऊंगा,
फिर मैं x2 को सल्टाऊंगा, फिर मैं x3 को सल्टाऊंगा। पहले मैं फीचर नंबर 1 उसको पूरा देखूंगा, पूरा सॉल्व करके। ठीक है, ऑल द थ्री वेरिएबल्स वुड गो थ्रू द सेम प्रोसेस एट व्हाट x वेंट थ्रू इन अबव एग्जांपल। द डेटा विल बी सॉर्टेड ऑन ऑल द थ्री वेरिएबल्स सेपरेटली। ध्यान देना, पहले मैंने x1 लिया, डेटा को सॉर्ट करा, इसके अबाउट MSC निकाल के रख लिया। फिर मैंने x2 लिया, इसको सॉर्ट करा, इसके अबाउट मैंने MSC निकाल के रख लिया। फिर मैंने x3 लिया, सॉर्ट करा, इसके अबाउट MSC निकाल के रख दिया। अब मैं देखूंगा कि इन तीनों में से सबसे कम MSC किसके अबाउट है। बस आप समझ गए आगे क्या करना। जिसके अबाउट सबसे कम MSC था बस कंसिडर करो, स्प्लिट कर दो, बात खत्म हुई। द पॉइंट दैट मिनिमाइज द MSC आर कैलकुलेटेड अब ऑल द थ्री आउट ऑफ द थ्री वेरिएबल। जहां पर भी मेरे को मिला MSC कम, बस उसके अबाउट चूज, उसको चूज करो, स्प्लिट करो। ये वाली बात है ना। और यहां स्पेशली कहा गया है कि x1 x2 x3 ये तीनों न्यूमेरिकल है ना, इधर न्यूमेरिकल डेटा। अब अगला उसने पॉइंट करा कि चलो न्यूमेरिकल में तो तुम कर दोगे है ना, एवरेज ले लोगे दो नंबरों का। कैटेगरिकल में क्या करोगे? कैटेगरिकल में एवरेज ले सकते हो, क्योंकि डेटा में तो सर न्यूमेरिकल भी होता है सर, और नॉन न्यूमेरिकल भी होता है सर। डेटा सेट तो ऐसा दिया रहता है, हमें यदि डेटा सेट दिया होगा ऐसा, ठीक है, जहां पर ये वाई टारगेट है, तो सर मेरे पास जो फीचर होंगे ये x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे फीचर होंगे। अब सर हो सकता है इसमें कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल ना हो। आपने कहा कि सर लेट अस सपोज x1 x2 x3 तीनों न्यूमेरिकल थे, तो सर आपने इनको इंडिविजुअली ले लिया और आपने इनका MSC निकाल दिया, वो तो हम समझ गए। मान लो सर x4 और x5 नॉन न्यूमेरिकल हुए, तो इनका MSC निकाल सकते हो। क्राइटेरिया तो आपका वही है MSC वाला, क्योंकि टारगेट कंटिन्यूस है, ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो क्या आप कैटेगरिकल का MSC निकाल सकते हो? क्या करने वाले हो यहां पे? तो भाई बात ये है, हैंडल कैसे करें इसे, हाउ टू हैंडल द कैटेगरिकल वैल्यू। When we use the continuous variable as independent variable, we select the points with the least MSC, है ना, ये करते थे। तो कैटेगरिकल में कहीं करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट वी आर हैविंग कैटेगरिकल एज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ये कैटेगरिकल है ना। एक ऐसा फीचर फंस गया जिसमें ट्यूमर का साइज दिया, लेट अस सपोज ब्रेन ट्यूमर पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो स्मॉल मीडियम और लार्ज उसमें तीन वैल्यू है। अब क्या करें, इसका MSC कैसे निकालें? तो ये कह रहा है द ट्री वुड स्प्लिट द डेटा बेस्ड अपॉन द ट्यूमर साइज स्मॉल large and the medium, or it can also combine the multiple values in some cases based upon whatever reduce the MSC that becomes the top contender for the tumor size. The top contender of the variables are compared with this value. अब यार ये कह रहा है ये काम कैसे होगा भाई, पहले तो हमें ये बता दो। इतना जो उसने लिख दिया, इसने क्या कहा था, ट्री वुड स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन द ट्यूमर साइज स्मॉल लार्ज एंड द मीडियम। ठीक है, स्मॉल लार्ज एंड द मीडियम, उसके करस्पॉन्डिंग ट्री टूटेगा। यानी भाई देखो, आपके पास डेटा सेट अभी बनाया था ना मैंने, ये बनाया था डेटा। आपके पास लेटर सपोज ये ट्यूमर का साइज का ये वाला फीचर है, ट्यूमर साइज, इसमें है स्मॉल मीडियम लार्ज मीडियम स्मॉल लार्ज, ऐसे करके डेटा सेट है। तो आपको क्या करना है मालूम है? एनकोडिंग। हाँ, एनकोडिंग। सर एक काम कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर ओनली स्मॉल वाला, है ना, ओनली कंसिडर स्मॉल वाला। ठीक है, ओनली कंसिडर स्मॉल वाला वैल्यूज। ठीक है, इनको लो एंड इसका जो है एक वो बना लो, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, और ये मेरा वाई। ठीक है, दिस इज माई वाई। इनको ले आप, और फिर मीडियम 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 वाला वो अलग कर दो, मीडियम 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 वाला कर लो, और उसका करस्पॉन्डिंग वाई। और सर
फिर यहाँ पर लार्ज 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 वाले ये अलग कर दो, उनका वाई। वो ये कह रहा है ऐसा कि आप जो है इनको इस तरीके से स्प्लिट करो। द ट्री वुड स्प्लिट वेदर ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, यानी स्मॉल या लार्ज या मीडियम, और इट कैन कंबाइन मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो इन सम ऑफ द केसेस। कंबाइन भी कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज को, ये भी कर सकता है बेस्ड अपॉन विच क्वेश्चन विच एवर reduces द एमएससी द मोस्ट, दैट बिकम्स द टॉप कंटेंडर ऑफ द ट्यूमर साइज, कि किसके अबाउट स्प्लिट होना चाहिए। अब आप ये कह रहे हो कि सर मैंने जो है यहां पर कैसे अरेंज कर दिया, स्मॉल वाले y की वैल्यूज अलग कर दी, देन मीडियम वाली अलग कर दी, लार्ज वाली अलग कर दी। अब यहां एमएससी कैसे निकालू मैं? हाउ टू कैलकुलेट द एमएससी? यस, हाउ टू कैलकुलेट द एमएससी? यस, लग रहा है आपको एमएससी कैसे निकल पाएगा? कैसे निकल पाएगा एमएससी? अरे अब कुछ है नहीं मेरे पास, देख लो यार, इतनी सारी वैल्यू हैं स्मॉल वाली, इनका एवरेज करो, वही प्रिडिक्शन होगी, और ये वैल्यू में से उनको माइनस करो, स्क्वायर निकालो, एमएससी निकालो। अरे और क्या करोगे? क्या ऐसा करना, ऐसा करने का प्लान तो नहीं है S+S/2? ऐसा तो नहीं करोगे S+S/2? अरे भैया वो वैसे वो स्मॉल है, स्मॉल। सर एनकोडिंग आपने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं, ठीक है, वी कैन डू द एनकोडिंग, राइट, 0 1 में कर सकते थे, नहीं तो लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है, लेबल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्मॉल मीडियम, हाँ, स्मॉल मीडियम और लार्ज ये लेबल के करस्पॉन्डिंग दे रखा है, ठीक है, पहले स्मॉल आता है, फिर मीडियम आता है, और फिर लार्ज आता है, तो ये लेबल तो बन रहा है, इसमें लेबल इनकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर है, ऑर्डर में लेबल इनकोडिंग होती है, नॉमिनल में नहीं होती, ठीक है, वहां पर आपका जो कैटेगरीज हैं वो किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, तो एनकोडिंग कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई इशू नहीं, आप एनकोड भी कर दोगे वो तो कोई इशू नहीं, मैं स्मॉल भी रख रहा हूं तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। वो ये कहता है कि आप अलग अलग छाट लो इनको, स्मॉल वाले अलग, लो वाले अलग, और मीडियम वाले अलग, इसका एमएससी निकालो। एमएससी कैसे निकालोगे? ये जितनी भी वाई की वैल्यू है ना, इनका एवरेज करो, मतलब अरे एवरेज करो, वो प्रिडिक्टेड आ जाएगा, फिर वही प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसकी एक एमएससी आ जाएगी, इसका एक एमएससी आ जाएगा, इसका एक एमएससी आ जाएगा, तीनों का एमएससी आ जाएगा। जिसका सबसे छोटा एमएससी होगा ना भाई, उसको ठिकाने लगा दो, बोला कि तू तेरे से स्प्लिट होगा। तो न्यूमेरिकल वालों का एमएससी कैसे निकालना वो बता दिया, इनका कैसे निकालना है कैटेगरिकल का ये बता दिया, डिसेंट्री में यही फॉलो होता है। ऑलराइट, दैट्स व्हाट डिसेंट्री डू, बस, इन केस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। बाकी आपको ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ये तो कल मैं क्लियर कर ही चुका था, ठीक है, कि डिसेंट्री इज प्रोन टू ओवर फिटिंग, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लोर होने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड वी वांट टू रिड्यूस द एमएससी, है ना, हमारा गोल ये है कि एरर कम करने का, क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लगभग सेम हो जाए, ये हमारे चाहते हैं, है ना। सो डिसीजन ट्री जो है वो अपने आप को स्प्लिट करता रहता है, और कोशिश करता है कि भाई मैं आपको एमएससी 0 निकाल के दे दूं, ठीक है, मतलब कम कर दूं, बिल्कुल प्रेडिक्टेड और एक्चुअल बराबर हो जाए, तो वो ओवर फिटिंग में फंस जाता है, वो आप जानते हैं। और हम उसको बचाने के लिए क्या कहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड मत दो, मतलब उसको पूरा स्प्लिट मत होने दो, ठीक है। क्या करोगे आप? ऑब्वियसली हाइपर पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग आप उसको रोक दोगे एक्सप्लोर होने से, ठीक है। सो रिग्रेशन ट्रीज को हम डिसेंट ट्रीज भी कहते हैं, डिसेंट ट्री रिग्रेशन कहते हैं, एंड
they are very much useful to find the relationship between variables which are non-linear in nature. नॉन लीनियर, तो आप ये देख रहे हो ट्री नॉन लीनियर ही तो, लीनियर थोड़ी ना। यदि आपके पास डेटा में ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन लीनियर रिलेटेड है ना, टारगेट और फीचर नॉन लीनियर रिलेटेड है, तो डिसेंट्री अच्छा काम करेगा, डिसेंट्री रिग्रेशन अच्छा काम करेगा, ऐसे ही हमारी मानना है। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो तुम्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन ये कहता है कि फीचर्स और टारगेट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ये उसका अजम्पशन है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो निपट जाएगा लीनियर रिग्रेशन, उसकी जगह फिर अपन को पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाना पड़ता है टू आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो भाई डिसेंट ट्री तो वैसे ही ट्री बन रही है, ग्राफ टाइप से ट्री बन रही है, जहां लूप नहीं है, जहां सर्किट नहीं है, तो वो तो वैसे ही नॉन लीनियर हो गया। तो वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। बस ओवरफिटिंग, मतलब आपका ये मैटर डिसेंट्री में रहेगा कि भाई ओवरफिटिंग, देखिए इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। नाउ इट इज बेटर टू स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर लीव, मतलब वो ये कम से कम चिल्ड्रन करो, क्रॉस वैलिडेशन करो, ये करो वो करो, वो तो मैं बता भी चुका था कल कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई क्लासिफिकेशन के लिए हमने आपको बता दिया एंट्रोपी एंड जिनी, रिग्रेशन के लिए आपका एमएससी, ये आपको लगाना है। ठीक है, बाकी मेरे नोट्स जो है वो सेम इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, बता दिया। ठीक है, सेम थिंग, ये तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना पढ़ते रहिएगा, नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब और न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि डिसिजन ट्री का क्लासिफिकेशन का जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, एग्जाम्पल करवाया था, उसमें सारे फीचर कैटेगरिकल थे। ठीक है, उसमें सारे फीचर कैटेगरिकल थे, तो उससे क्लासिफिकेशन करवाया था मैंने वेदर डेटा वाले से कि खेलना है कि नहीं खेलना। अभी आपको मैं ऐसा डेटा सेट शो कर रहा हूं जहां पर क्लासिफिकेशन करना है लेकिन सारे फीचर कैटेगरिकल नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं जो फीचर्स हैं, दे आर, पहला वाला एज है, तो एज कंटिन्यूस इन नेचर होता है। लाइक्स डॉग्स नाम वाला दूसरा फीचर है, ये 0 1 है, यानी ये डिस्क्रीट इन नेचर। लाइक्स ग्रेविटी, ये भी डिस्क्रीट इन नेचर है। और टारगेट है गोइंग टू बी एस्ट्रोनॉट, ये भी डिस्क्रीट इन नेचर है, यानी न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल है, फाइन। एंड आप इसमें मतलब मल्टीपल फीचर्स दे रखे हैं और उसमें क्लासिफिकेशन करना है। यानी एज 24 है, उसको डॉग पसंद है या नहीं है, उसको ग्रेविटी पसंद है कि नहीं है, वो एस्ट्रोनॉट बनेगा कि नहीं बनेगा। एज 30 है, उसे डॉग पसंद है, उसको ग्रेविटी भी पसंद है, तो वो एस्ट्रोनॉट बन रहा। एज 36 है, डॉग पसंद नहीं है, ग्रेविटी पसंद है, वो एस्ट्रोनॉट बन रहा। ठीक है, ये वाली बात है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना है अपन को, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, 0 या 1 टारगेट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन, हाउ वी डू क्लासिफिकेशन, कैसे करते हो आप? तो क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि सर इसमें है एज जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है। क्लासिफिकेशन में सर हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, ये हमने सीखा है ना, जैसे वो था ना आउटलुक, ओवरकास्ट, रेनफॉल, सनी, तो तुमने ओवरकास्ट, रेनफॉल, सनी में यस है कि नो है, तुमने उसका बनाया था फ्रीक्वेंसी टेबल। उसी तरीके से खेल तो यही होगा, यहां पर भी अलग तो नहीं होगा, खेल तो यही होगा। तो एक काम करता हूं, अभी मैं एज को थोड़ा साइड में रखता हूं, मैं लाइक्स डॉग्स से शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये है 0 और 1 वाला। कैटेगरिकल पे कैसे काम करते हैं वो उस एग्जाम्पल में देख लिया, अब डिस्क्रीट पे कैसे काम करते हैं इस एग्जाम्पल में बता रहे हैं। प्लस
कंटिन्यूस भी कैसे काम करता है ये भी बता देंगे। तो भाई लाइक्स डॉक्स में 0 और 1 है, और टारगेट में भी 0 और 1 है, यानी सर फ्रीक्वेंसी टेबल बन सकती है सर इसकी, ये बात तो है। ठीक है, तो सर ऐसा कुछ हो सकता है हमारा सर, लाइक्स डॉग्स में 0 या 1 है, आपके पास 0 या 1 एस्ट्रोनॉट बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये है। और सर यहां पर फिर अपन वो टोटल समम कर देंगे। तो ये बताओ कि 0 पर कितने 0 हैं लाइक्स डॉग्स में, 0 पर कितने 0 हैं लाइक्स डॉग्स में? ये 0, इस पे 0, फिर और कोई है क्या? ये 0, इस पे 0, और कुछ? ये 0, इस पे 0, तो 3 है 0 पे 0। अब 0 पे 1 कितने, देखो जरा, देखिए। हाँ, ये देखो, 0 पे 1 है, ठीक है, और एक ये 0 पे 0 छूट गया यार मेरे से, ये 0 पे 0 तो छूट गया, एक आपने बताया भी नहीं। तो यहां पर कितना हो जाना चाहिए, यहां पर 3 नहीं, यहां पर 4 होना चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, अब यहां ये 0 पर 1 एक बार, फिर बस एक बार ही है, 0 पे 1 एक बार, ओनली 1 टाइम, तो लिख दो 1 टाइम। ठीक है, तो 0 पे 0 4 टाइम्स, 0 पे 1 1 टाइम। अब 1 पर 0 कितनी बार है, चलो चेक करो। ये रहा सर 1, 1 पर 1 है, फिर ये रहा 1 पर, यहाँ भी 1 है। ओके, तो सर ये है आपका 1 पर 0, 1 पर 0 1 टाइम, बस 1 टाइम ही है। ठीक है, तो 1 पर 0 1 टाइम है। 1 पर 1 कितने टाइम है जरा देखो अब। तो सर 1 पर 1 टाइम है, ये रहा 1 पर 1 टाइम, 1 पर 1 टाइम 2 बार हो गया, 1 Three 2 टाइम्स, एंड 1 पर times 1 टाइम्स, फोर four टाइम्स times. 4 टाइम्स, ओके 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, टोटल कर दो, ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया 4 + 1 5। जीनी निकालिए, जीनी निकालना पड़ेगा ना, तो पहले 0 का जीनी निकालो और 1 का जीनी निकालो। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, 1 - समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाउ, कैसे करा था आपने? यस, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 4/5 का स्क्वायर, देन व्हाट यू हैव टू यूज नेक्स्ट, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये किसका जीनी स्कोर हुआ, हुज जीनी स्क्वायर इज दिस, 0 का। 0. नाउ व्हाट इज द जीनी स्कोर फॉर 1, what is the Gini score for 1? It will be 1 minus 1/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर। ओके, तो ये 1 का हो गया, दैट मीन्स वो सेम ही रहेगा ना, वो
वो दोनों आगे आगे पीछे हो गए, ठीक है, ऐसा हो गया। ये 1, ये 4/5, 1/5, ये 1/5, ये 4/5, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? तो ये हो जाएगा 1 - 16/25 -1/25, so that will be like 25 is the LCM, so that will be 25 - 16 - 1. What is 25? 9, 8. 8/25, isn't it? Yes. 8/25 हो गया। तो दोनों के लिए 8/25 हो गया, इसका भी 8/25, इसका भी 8/25, दोनों के लिए 8/25 आ गया। अब अभी खेल खत्म होना, बाद में फिर क्या निकालते थे, वेटेड जीनी। अब ये बताओ वेटेड जीनी कैसे निकलेगा? वेटेड कैसे निकलेगा, ये देखो, 5 + 5 टोटल कितना हुआ, 10। तो 5/10, 5/10 इंटू जीनी ऑफ 0, 0 का जीनी कितना था, 8/25, प्लस अगेन 5/10 जीनी ऑफ 1, ठीक है। तो वो भी वही वैसे ही है, 5/10 इंटू जीनी ऑफ 1, 8/25। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द जीनी ऑफ, दैट विल बी द जीनी ऑफ ग्रेविटी वाला। ये लाइक्स ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉग्स, है ना, ये लाइक्स डॉग्स वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग आया वो लाइक्स डॉग्स। सेम की सेम चीज आपको लाइक्स ग्रेविटी के साथ भी करना है, उन्होंने ये दिया हुआ है नीचे। ये ऐसी ट्री बन जाएगी, वो कैसे बनेगी वही तो हम कर रहे हैं सॉल्व, इसने डायरेक्ट दे दिया, वो ऐसी ट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने लाइक्स ग्रेविटी, ठीक है, लाइक्स ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में करा, ठीक है, और लाइक्स डॉग्स के रेस्पेक्ट में करा। अभी अपन ने लाइक्स डॉग्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया है ना, दिस इज व्हाट वी डिड, ये करा है अपन ने। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस थिंग। एज में क्या करेंगे वो तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अभी इतना करा है पहले, अभी ये तो मैंने सॉल्व करके दे दिया। लाइक्स ग्रेविटी भी वैसे ही सॉल्व होगा, सेम थिंग, ठीक है, ऊपर देख लो, वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 0 1 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी और जीनी निकलेगा। एज के साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा बस यही जो है इसका मैथ समझा जाएगा और पूरी ट्री बनाई जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल जब अपना फिनिश होगा तो फिर मैं डिसेंट्री को रिवाइंड मार दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए, एंड यू विल सी सम ऑफ द कोड्स दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू हाउ टू यूज डिसेंट्री इन अ प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसको इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, आप, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप, मैंने लाइक स्टॉक सॉल्व कर दिया, आप लाइक्स ग्रेविटी कर दीजिएगा सॉल्व, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखिए आपसे क्या बन रहा है, वो सब मैं कल बता ही दूंगा, एज बता दूंगा एंड फिर ये ट्री कैसे बनी वो बता दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, आई होप दिस मेक्स अ सेंस एंड you all understood whatever we have learned. Please share the note. Yes, yes, sir. I will share. रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया सर, बस मुझे शेयर करना है, तो होपफुली मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा आपको।